नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में प्रेम विवाह से जुड़े हुए कुछ योगों की चर्चा करेंगे। बहुत बार क्या होता है, प्रेम तो होता है, लोग विवाह भी करना चाहते हैं और विवाह नहीं हो पाता है, यानी सिर्फ प्रेम होकर के रह जाता है। और बहुत से केसेस में लोग प्रेम करते हैं लेकिन विवाह की भी इच्छा नहीं रहती है और बहुत सारे प्रेम संबंध भी बनते हैं। तो इस विषय पर कुछ प्रकाश मैं डालूंगा जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे इस विषय वस्तु को समझने में। देखिए, प्रेम का भाव तो पंचम भाव होगा। पंचम भाव हमारी बुद्धि का है और प्रेम बुद्धि से ही होता है। अब पंचम भाव क्या है, चाहे देव प्रेम हो चाहे किसी मनुष्य का मनुष्य से प्रेम हो, पंचम भाव ही भक्ति और प्रेम को दर्शाता है। तो जो लोग ईश्वर के प्रति प्रेम में समर्पित हो गए, मीरा बाई हुई, तुलसीदास हुए, रसखान हुए, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव की महत्ता रही है। उसी प्रकार से सांसारिक प्रेम के लिए भी पंचम भाव की महत्ता रहेगी ही रहेगी। इसके साथ साथ पंचम भाव के साथ साथ सप्तम भाव भी देखना है, जो हमारी काम वासनाओं को और वैवाहिक इच्छाओं को दर्शाता है। एकादश भाव मनोकामनाओं का है, जो हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, जो चीज़ें पाना चाहते हैं, उनको एकादश भाव बताता है। साथ ही साथ तृतीय भाव भी हमारा उद्यम दर्शाता है, परिश्रम दर्शाता है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाता है। तो कुंडली के तृतीय, पंचम, सप्तम और एकादश भाव का महत्व इन सारे चीज़ों के लिए बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे योग बताऊंगा जो आपको प्रेम की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, प्रेम विवाह की तरफ ले जा सकते हैं, इच्छाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। सातवां भाव यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सप्तमेश जो है, सातवें भाव का स्वामी जो भी ग्रह होगा उसे हम सप्तमेश कहते हैं। सप्तमेश का संबंध, चूँकि हम यहाँ पे सातवें भाव को छोड़ें तो तृतीय, पंचम और एकादश भाव बचते हैं। तो सातवें भाव के स्वामी का संबंध अगर तृतीय भाव के स्वामी के साथ बनेगा तो प्रेम विवाह की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। सातवें भाव के स्वामी का संबंध अगर पंचम भाव के स्वामी के साथ बनेगा तो भी प्रेम विवाह की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। सप्तमेश का संबंध एकादशेश से बनेगा तो भी प्रेम विवाह की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। यानी सप्तमेश का संबंध तृतीयेश, पंचमेश और एकादशेश से होना प्रेम विवाह की इच्छा को दर्शाता है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और स्त्रियों की कुंडली में मंगल महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र क्या है, प्रेम का ग्रह है और पुरुष मुख्य रूप से किसी स्त्री में सुंदरता को भांपते हैं और उनको प्रेम हो जाता है। स्त्री कैसी भी हो, जो स्त्री जिसको सुंदर लग जाए, तो किसी को कोई भी स्त्री पसंद आ जाए, उसको उसके मन को मोह ले, यह उसकी कुंडली का शुक्र कराता है, पुरुष की कुंडली का शुक्र कराता है। और स्त्रियों को आम तौर पे बलिष्ठ शरीर पसंद आते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, व्यक्तित्व की तरफ, रौब और रुतबे की तरफ आकर्षित होती हैं। इसलिए स्त्रियों की कुंडली में मंगल मुख्य हो जाता है। दोनों कुंडलियों में मंगल और शुक्र की भूमिका तो खास ही होती है, चाहे पुरुष की कुंडली हो चाहे स्त्री की कुंडली हो। और शुक्र हमारे चरित्र को भी व्याख्यायित करता है। शुक्र के माध्यम से ही व्यक्ति की काम वासना और व्यक्ति के चरित्र का भी निर्धारण होता है। चंद्रमा हमारा मन होता है, चंद्रमा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर तो एक सीधा सा पहला फार्मूला आपको मिला, सप्तमेश का तृतीयेश से संबंध। संबंध में कैसे संबंध होने चाहिए, संबंध कैसे बनेंगे ग्रहों के, दोनों ग्रह एक साथ हों, दो भावों के स्वामी एक साथ हों, यानी युति में हो तो यह एक प्रकार का संबंध बन जाएगा। दो ग्रह राशि परिवर्तन करके बैठे हों तो भी उनके बीच में अच्छा संबंध बन जाता है। या फिर दोनों ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों तो भी यहाँ पर अच्छा संबंध बन जाता है।
प्रेम विवाह के केस में यही संबंध हमें लेना है। यानी अगर सप्तमेश और तृतीयेश एक साथ बैठे हों, एक दूसरे की राशि में बैठे हों या एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों, तो यह एक योग बना। दूसरा, सप्तमेश और पंचमेश एक साथ बैठे हों, एक दूसरे की राशि में हों या एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों, तो भी यह योग बनेगा। सप्तमेश और एकादशेश एक साथ बैठे हों, एक दूसरे की राशि में बैठे हों या एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों, तो यहाँ भी योग बनेगा। जो योग बन रहे हैं प्रेम संबंध के, आगे अभी कुछ और योगों को मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रेम से जुड़े हुए योग बन रहे हैं, अगर उनका संबंध छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में होता है तो प्रेम तो हो सकता है, लेकिन विवाह करने में बड़ी बाधाएं आती हैं। छठे, आठवें भाव, 12वें भाव में हो जाने से प्रेम संबंध जो है विवाह संबंध में परिणित हो, इसमें बड़ी ही परेशानियां और स्ट्रगल भी आ जाती हैं। वहीं अगर जो प्रेम वाले योग बन रहे हैं वह तृतीय भाव में ही बने, पंचम भाव में ही बने, सप्तम भाव में ही बने और एकादश भाव में ही बने, तो योग का बल और बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेम के योग बने हैं और प्रेम के भावों में ही बने हुए हैं, तो इसलिए इनका बल और अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह होता है और शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है। तो अगर चंद्रमा और शुक्र में भी किसी प्रकार से संबंध स्थापित होता है तो यहाँ भी प्रेम पाने की इच्छा व्यक्ति के मन में स्फुटित होती रहती है। चंद्रमा और शुक्र की युति हो, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हों या दोनों ही ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों और किसी भी प्रकार से सप्तमेश उसमें शामिल हो जाए, सातवें भाव का स्वामी कहीं से दृष्टि डाल दे रहा हो चंद्रमा पे, सातवें भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, सातवें भाव का स्वामी भी बैठ जाए, तो भी प्रेम का बड़ा तगड़ा योग बनता है। यानी शुक्र और चंद्रमा से कोई संबंध बना जिसमें सप्तमेश शामिल हो गया है तो भी योग बनेगा। शुक्र और चंद्रमा का संबंध बना हो, साथ ही साथ उसमें कहीं से पंचमेश शामिल हो गया हो, पंचमेश आके बैठ गया हो, पंचमेश ने दृष्टि डाल दी हो, चाहे शुक्र के ऊपर, चाहे चंद्रमा के ऊपर, चाहे दोनों के ही ऊपर, या शुक्र चंद्रमा का जो संबंध बन रहा है वह पंचमेश के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो भी यहाँ पर प्रेम संबंधों का एक योग बन जाता है। यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पर जो ग्रहों को लिया जा रहा है, शुक्र को, चंद्रमा को लिया जा रहा है और सप्तमेश को लिया जा रहा है। शुक्र, चंद्रमा और सप्तमेश का संबंध प्रेम विवाह की तरफ ले जाता है, प्रेम की तरफ ले जाता है। वहीं भावों में देखें तो तृतीयेश और सप्तमेश, पंचमेश सप्तमेश और लाभेश सप्तमेश का योग प्रेम की तरफ ले जाता है। इसी प्रकार से किसी भी कुंडली में मंगल और शुक्र का संबंध भी प्रेम की तरफ ले जाता है, प्रेम की इच्छाओं को उत्पन्न करता है और प्रेम विवाह की इच्छाओं को भी उत्पन्न करता है। मंगल और शुक्र की युति अगर बन गई किसी कुंडली में, राशि परिवर्तन हो गया, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध बनते हैं और प्रेम संबंधों में बहुत बार एक से अधिक प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। मंगल और शुक्र अगर तृतीय भाव में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं या एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो इस योग की प्रबलता और बढ़ जाती है। हालांकि मंगल और शुक्र की युति वाला जो प्रेम संबंध होता है वह प्रेम से ज़्यादा आकर्षण वाला संबंध अधिक होता है। पहली नज़र में किया गया प्यार कभी प्यार नहीं होता है, वह आकर्षण होता है। जो युवा लोग वीडियो को देख रहे हैं इसमें उनके लिए मोटिवेशन भी है। पहली नज़र का प्यार प्यार नहीं होता है, आकर्षण होता है और सच्चा प्यार वही होता है जो चीज़ों को जान समझ के और सही उम्र पर किया जाता है। उम्र का भी असर होता है। जब आप अपने कैरियर के टाइम पर होते हैं उसी समय अक्सर युवाओं के मन में प्रेम के बीज भी स्फुटित होते रहते हैं, इसलिए बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने कैरियर के सही मार्ग पर हैं, सही समय से कैरियर आपका सेट हो रहा है, फिर उसके बाद आप प्रेम की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मैच्योरिटी भी अधिक आती है और संबंधों के चलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अन्यथा
प्रेम का रोपण होता है, बीज पड़ता है, लेकिन वह वृक्ष का रूप नहीं ले पाता है। मंगल शुक्र की युति कुंडली के किसी भी भाव में प्रेम की इच्छा या वासनाओं की ही वृद्धि करता है। शुक्र प्रेम है और मंगल वासनाओं को शुक्र के साथ होकर के वृद्धि करता। मंगल एक युद्ध का देवता है और उसे प्रेम करना नहीं आता है। वह सिर्फ सेनापति है, युद्ध करके हार के जीत के थक के लौटा हुआ है, तब वह अपने शारीरिक सुख और आनंद पे ध्यान देता है। इसलिए मंगल और शुक्र की युति वाले जो प्रेम संबंध होते हैं वह अक्सर अडिग नहीं रह पाते हैं। उनमें जो है विवाह के पहले का प्रेम अलग होता है और विवाह के बाद वह प्रेम गायब हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। मंगल और शुक्र की युति में अगर शुक्र बलवान होता है या कहीं भी जो प्रेम संबंध वाले योग बन रहे हैं, तृतीय, सप्तमेश, पंचमेश, सप्तमेश, सप्तमेश, लाभेश, मंगल शुक्र की युति, शुक्र और चंद्रमा की युति जिसमें सप्तमेश कहीं से शामिल है, यानी जितने भी प्रेम वाले योग बन रहे हैं इनमें अगर सप्तमेश और शुक्र बलवान होगा तो प्रेम सच्चा होगा, प्रेम को सही अर्थों में समझा जाएगा, व्यक्ति रिश्तों की वैल्यू समझेगा और उस प्रेम को हमेशा के लिए टिकाए रखने का प्रयास करेगा। और अगर मंगल प्रबल होता है तो वहाँ पर प्रेम थोड़ा कम, आकर्षण अधिक रहने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो यानी जितने भी प्रेम के योग बन रहे हैं उनमें सप्तमेश और शुक्र का बलवान होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मंगल और शुक्र की युति हुई है और यह युति मेष राशि में हुई है। अब मेष राशि का स्वामी मंगल है तो मंगल को ही यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा, यानी मंगल ज़्यादा बली हो रहा है, तो यहाँ पे ज़रूरत का प्यार शामिल हो जाएगा। समय समय पर प्रेम व्यक्ति के लिए परिभाषाएं बदलेंगी। वहीं अगर शुक्र बलवान होता है, जैसे मान लीजिए तुला राशि में योग बना तो शुक्र स्वराशि में हो जाएगा, मंगल उसके साथ बैठा है तो शुक्र को एडवांटेज मिलेगा और तब शुक्र यहाँ पर काफ़ी मदद करेगा। वहीं अगर किसी कुंडली में शुक्र नीच का होता है, विशेष रूप से पंचम भाव में हो, तृतीय भाव में हो, सप्तम में, एकादश भाव में या द्वादश भाव में शुक्र नीच का हो जाता है तो चारित्रिकहीनता का ही योग बनता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम के लिए नहीं, वासना के लिए प्रयासरत रहते हैं। और शुक्र के साथ राहु का होना भी यही असर देता है, यानी कि इस योग में भी शुक्र का बलवान होना जरूरी है। शुक्र के साथ अगर राहु बैठा है तो वह प्रेम के स्वरूप को बिगाड़ देगा, छल और कपट और दिखावे का प्रेम करेगा। लेकिन अगर शुक्र बलवान हुआ तो उस प्रेम में दिखावटीपन नहीं रहेगा। शुक्र का बलवान होना जरूरी है। वैसे भी 12वें भाव का अगर शुक्र हो, अकेला ही क्यों ना हो, तो वह भी प्रेम और प्रेम विवाह की तरफ खींचता है, एक से अधिक जीवन में प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। शुक्र का बलवान होना यहाँ भी जरूरी है, यानी जब भी शुक्र बिगड़ेगा तो प्रेम का स्वरूप बिगड़ता रहेगा। वास्तविक प्रेम ना हो करके वह कामनाओं, वासनाओं की तृप्ति के लिए या दिखावेपन के लिए हो सकता है। अगर प्रेम संबंधों में अंतर जातीय संबंधों की बात करें तो इसमें शनि और राहु की भूमिका होती है। जहाँ भी प्रेम संबंध के योग बने, मान लीजिए पंचमेश और सप्तमेश के योग से प्रेम योग बन गया, अब इसमें किसी भी प्रकार से शनि और राहु भी इन्वॉल्व हो जाए, दृष्टि डाल करके, साथ बैठ करके, नक्षत्र के माध्यम से या शनि के घर में यह योग बना हो, तो समझना चाहिए कि यहाँ पर विजातीय प्रेम यानी अंतर जातीय, अपने जाति से बाहर का प्रेम इस्टेब्लिश हो सकता है। और यही मामला राहु के मैटर में भी बनता है। चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र की युति हो गई तो प्रेम का योग हो गया। अब इस पे राहु की दृष्टि पड़ गई या राहु साथ में बैठा है तो अंतर जातीय या अंतर धर्मीय विवाह की भी इच्छा उत्पन्न कर सकता है। जब हम अंतर जातीय जाते हैं या अपने धर्म से बाहर जाकर के विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ पे शनि और राहु की भूमिका मुख्य तो है ही। कुंडली का 9वां भाव धर्म का भाव होता है। कुंडली का 9वां भाव धर्म, हमारे जो कुल खानदान की परंपरा चल रही है, मर्यादाएं चल रही हैं,
जो भी चल रहा हो, स्वजातीय अंतरजातीय जो भी आपके कुल खानदान में विवाह की परंपरा चल रही होगी, उसमें नवम भाव का योगदान होता है। अब अगर नवम भाव का स्वामी कमजोर होगा, नवम भाव पीड़ित होगा, नवम भाव पीड़ित हो, नवम भाव का स्वामी कुछ विशेष बल लेकर के ना बैठा हो, तो प्रेम वाले योगों में शनि और राहु का इन्वॉल्वमेंट होने पर अंतरजातीय विवाह हो सकता है। अगर नवम भाव बलवान होगा तो वह आपको अपने धर्म से, अपनी जाति के परंपराओं से बाहर जाने से रोकेगा, क्योंकि नवम भाव धर्म है तो वह चाहेगा कि आपका कुल खानदान और पारंपरिक धर्म सुरक्षित रहे। इसलिए अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाहों में नवमेश अगर बलवान है, नवम भाव बलवान है, तो वह बाधा उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और देखिएगा, अगर विवाह स्वजातीय है और कहीं से प्रेम अगर स्वजातीय है और कहीं से बृहस्पति उसमें शामिल हो गया है तो विवाह करा देगा। नवम भाव का कारक बृहस्पति होता है और बृहस्पति वैसे भी एक धार्मिक ग्रह है, तो इसलिए अगर जो प्रेम संबंध के योग बने हुए हैं उसमें कहीं से बृहस्पति इन्वॉल्व हो जाएगा और वह नीच का ना हो, तो आपको आपके जाति धर्म जो भी परंपरा है उससे बाहर जाकर के विवाह करने से रोकेगा। और वहीं अगर बृहस्पति कमज़ोर होगा, नीच का होगा, तो बृहस्पति आपको नहीं रोक पाएगा। आप अंतरजातीय विवाह की इच्छा आपकी प्रबल भी हो सकती है। यानी अंतरजातीय विवाह के केस में दो चीज़ें देखनी है कि शनि राहु का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तृतीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव में हो, और जो दो ग्रह प्रेम संबंधों का योग बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं शनि राहु मिल जाए, कहीं ना कहीं वो भी वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हों। साथ ही नवम भाव और नवमेश कमज़ोर होगा तो अंतरजातीय विवाह होने देगा। नवम भाव प्रबल होगा, नवमेश प्रबल होगा या बृहस्पति प्रबल हो जाएगा तो वह अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह करने से रोकेगा। प्रेम विवाह में सफलता के लिए जरूरी है कि जो योग बन रहे हैं वो किन भावों में बन रहे हैं। छठे, आठवें और 12वें भाव में बनने से अक्सर ये रोकते हैं। 12वें भाव में बनने पर अक्सर लोग भगा करके जो है या भाग करके भी शादी कर लेते हैं। छठे, 8वें में होने पर बहुत मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, विवाह नहीं हो पाता है, प्रेम संबंध सिर्फ प्रेम संबंधों तक सीमित रह जाता है। इसके साथ साथ अगर 7वां भाव पीड़ित हो रहा है तो भी व्यक्ति की कहीं ना कहीं इच्छा प्रेम विवाह की होती है। 7वां भाव पीड़ित हो जाए, शुक्र पीड़ित हो जाए तो भी प्रेम विवाह की इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब ऐसे में अगर 7वां भाव पीड़ित है तब चाहे प्रेम विवाह होता है चाहे अरेंज मैरिज हो, दोनों में बाद में समस्याएं भी आती हैं। अब यहाँ पे हम समाधानों की अगर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाह रहा है तो सबसे पहले आप यह देखिएगा कि जो प्रेम संबंध के योग बन रहे हैं उसमें शुक्र बलवान है कि नहीं है। अगर शुक्र बलवान है तो आप समझिएगा कि यह प्रेम जैसा है, ना कि आकर्षण के कारण से यह योग बना हुआ है। दूसरा, जो प्रेम संबंध के योग है उसमें अगर सप्तमेश बलवान है, यानी दो चीज़ें, एक तो शुक्र कुंडली में बलवान हो, दूसरा सप्तमेश बलवान होगा, तो जो प्रेम के योग बनेंगे उनमें बाद में अगर विवाह होता है तो संबंध अच्छे चलेंगे, लंबे चलेंगे। अगर शुक्र कमज़ोर हुआ है, सप्तमेश कमज़ोर हुआ है, तो यह जो विवाह के पहले जैसा प्रेम है वह विवाह के बाद भी वैसा रहने वाला नहीं दिखाई देता है। विवाह के बाद वह प्रेम जो पहले रसगुल्ले जैसा दिखता था, विवाह के बाद वही प्रेम जो है बतासे जैसा दिखेगा, यानी कि काफ़ी अंतर आ जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब अगर किसी भी प्रकार से जो प्रेम के संबंध योग बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए तृतीयेश और सप्तमेश का योग बना है, मंगल और शुक्र का योग बना है, सप्तमेश एकादश भाव में गया हुआ है तो भी प्रेम विवाह की इच्छा होती है, एकादश से सप्तम में आया है तो भी होती है। तो जो प्रेम संबंध के योग बने हुए हैं,
अगर उसमें कहीं से मंगल शामिल हो जाए, शुक्र शामिल हो जाए, चंद्रमा शामिल हो जाए तो योग का बल और अधिक प्रबल हो जाता है। वहीं अगर यह योग छठे, आठवें या 12वें भाव में बन रहा है तो आपको प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आगे चल कर के काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप आकलन कर सकते हैं, विवाह के बाद अगर आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग है और आप प्रेम विवाह के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं तो आप अपने नवमांश कुंडली को देख लीजिए। अगर नवमांश कुंडली का लग्न, लग्नेश, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पीड़ित नहीं होंगे तो समझ लीजिएगा जो प्रेम अभी है वही प्रेम शादी के बाद भी कंटिन्यू रहेगा, धोखेबाजी नहीं हो पाएगी। अक्सर प्रेम विवाहों में ऐसा होता है कि प्रेम संबंधों में कि अभी प्रेम संबंध है और विवाह के बाद वही दोनों एक दूसरे पे शंका भी करने लग जाते हैं, दिल का मिलान नहीं हो पाता। और तमाम सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास में आते रहते हैं कि प्रेम विवाह के और 2-4 महीने बाद ही प्रेम पता नहीं कहाँ चला गया, सिर्फ आकर्षण था, शारीरिक आकर्षण था, पूर्ति हुई और 4 महीने में प्रेम खत्म हो गया। तो इसका इंडिकेशन आप अपनी नवमांश कुंडली से ले सकते हैं। नवमांश कुंडली के लगन में नीच का ग्रह ना हो, लग्नेश नीच का ना हो, चतुर्थ भाव में नीच का ग्रह ना हो, चतुर्थेश नीच का ना हो, क्रूर ग्रह हो तो स्वाग्रही हो, अन्यथा शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो समझ जाइएगा कि आपको जीवन में प्रेम जो मिला हुआ है, चाहे वह प्रेमिका से हो चाहे वह पत्नी से हो, तो देर सवेर वह प्रेम जो है धीरे धीरे पनपता हुआ वृक्ष का ही रूप लेगा, यानी समय के साथ प्रेम और विकसित होगा, समर्पण और बढ़ेगा। वहीं नवमांश का लग्न और चतुर्थ पीड़ित होने पर समय के साथ साथ प्रेम का जो धागा है उसकी डोर कमज़ोर होती चली जाएगी। किन ग्रहों के कारण से प्रेम का योग बना है उसमें अगर मंगल बली हो रहा है, क्रूर ग्रह बली हो रहा है तो उन क्रूर ग्रहों की वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। जैसे मंगल शुक्र की युति है तो अगर यहाँ पे शुक्र का दान करेंगे तो शुक्र कमज़ोर होगा, मंगल का करेंगे तो मंगल कमज़ोर होगा। इसमें शुक्र तो ठीक है, मंगल ही वासनाओं की वृद्धि करेगा शुक्र के साथ, तो मंगल की वस्तुओं का दान किया जा सकता है। यानी जो भी प्रेम संबंध के योग बन रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्रूर ग्रह जो उसमें होगा उसकी वस्तु का दान करके प्रेम संबंध को और अधिक मधुर किया जा सकता है। लेकिन अगर शुक्र नीच का हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को सच्चा प्यार, प्रेम जीवन में नहीं मिल पाता है। अपनी पत्नी को छोड़ करके और किसी से उसे सच्चे प्रेम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। शुक्र नीच का है तो जब भी जीवन में ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ आपकी पत्नी को छोड़ करके और कोई साथ में खड़ा हो पाए, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रेम विवाह के लिए कुछ योग हैं, आप इनको टैली करिएगा। संक्षेप में तृतीय, पंचम, सप्तम, एकादश भाव इन्वॉल्व हैं, चंद्रमा, मंगल और शुक्र इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर मूल जो होगा सप्तम भाव होगा। सप्तम भाव का संबंध तृतीय, पंचम, एकादश भाव से बने। सप्तम भाव का जो स्वामी है उसका संबंध शुक्र, मंगल या चंद्रमा से बने, या कहीं भी जो प्रेम के योग बने हैं उसमें कहीं से भी मंगल, शुक्र या चंद्रमा शामिल हो जाएगा तो भी प्रेम का योग बनेगा। शनि और राहु का इन्वॉल्वमेंट बताएगा अंतर्जातीय प्रेम संबंधों को। अब इसमें अगर नवम भाव नवमेश वीक होगा तो अंतर्जातीय विवाह में मदद मिलेगी। अगर बृहस्पति मजबूत होगा तो वह अंतर्जातीय विवाह में, यानी अब आपका अगर आपके कुल खानदान में अंतर्जातीय विवाह हो रहा होगा तो होने देगा। बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट ये बताएगा कि जो आपके कुल खानदान की परंपरा है उससे अलग नहीं जाने देता है। वहीं अगर प्रेम संबंध वाले योग छठे, आठवें में बनते हैं तो विवाह होने में परेशानी आती है, और 12वें में आता है तो ऐसे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, पति पत्नी जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, या भाग के या कोर्ट मैरिज वगैरह बिना परिवार की सहमति के भी विवाह कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप विश्लेषण कर सकते हैं।